फरवरी 1959 रूस के बर्फ से ढके यूराल पहाड़ों में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये सिर्फ 9 नौजवान हाइकर्स की मौत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जिसका मुकम्मल जवाब आज भी किसी के पास मौजूद नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1959 की शाम से। सोवियत यूनियन के शहर स्वर्डलव से 10 नौजवान एक मुश्किल विंटर एक्सपेडिशन पर रवाना हुए। उनका मकसद यूराल के बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए माउंट ऑटोटन तक पहुंचना था। ये कोई आम हाइकिंग ट्रिप नहीं था। उस दौर में ऐसी बर्फीली एक्सपेडिशन को कामयाबी से पूरा करना बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। इसीलिए इस टीम में सिर्फ तजुर्बेकार हाइकर्स को शामिल किया गया था। इस मिशन की क़ियादत 23 साल के आइगर द्यतलोव कर रहे थे। वे यूरल्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में रेडियो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल और तजुर्बेकार हाइकर्स में शुमार होते थे। उनके साथ 8 नौजवान मर्द और 2 ख्वातीन शामिल थी। कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, जबकि एक न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टूडेंट भी इस टीम का हिस्सा था। एक रुकन बाकी सबसे मुख्तलिफ था। सेमियोन ज़ोलोटारियोव, वो 38 साल के थे, वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले चुके थे और एक तजुर्बेकार स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। बाद में जब इस केस पर तहकीकात हुई तो उनकी मौजूदगी पर भी कई सवाल उठाए गए। रवाना होने से पहले टीम ने फैसला किया कि वो पूरे सफर को अपनी डायरीज, लेटर्स और कैमरास के जरिए रिकॉर्ड करेगी। उन्हें यकीन था कि वापसी पर यही यादगारें उनकी कामयाब मुहिम की कहानी सुनाएंगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यही डायरीज, यही फोटोग्राफ्स और यही लेटर्स एक दिन दुनिया के सबसे पुरस्कार केस के सबसे अहम सबूत बन जाएंगे। 23 जनवरी की रात टीम स्लीपर ट्रेन में सवार होकर उत्तर की तरफ रवाना हुई। ट्रेन के अंदर माहौल बेहद खुशगवार था। कोई गाने गा रहा था, कोई मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातें कर रहा था, जबकि यूरी क्रिवोनिश्चेंको अपने साथ लाई हुई मैंडोलिन बजा रहा था। बाद में ल्युदमिला दुबिनिना ने अपनी डायरी में लिखा कि रास्ते में एक नशे में धुत शख्स उनके डिब्बे में आ गया। उसने उनके साथियों पर अपनी वोडका चोरी करने का इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि लड़ाई की धमकी भी दी। लेकिन जब वो कोई सबूत पेश न कर सका तो वहाँ से चला गया। चंद लम्हों बाद सब दोबारा हंसने लगे, गाने शुरू हो गए और बातों का मौजू मोहब्बत, ख्वाबों और मुस्तकबिल की जिंदगी बन गया। आज इन डायरियों को पढ़कर महसूस होता है जैसे ये सब लोग अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर निकले हों। चंद घंटों बाद ट्रेन सेरोव पहुंची। यहाँ से जिनेदा कोल्मोगोरोवा ने अपने घर एक खत भेजा। उसने लिखा कि वो बिल्कुल खैरियत से है, उसके पास गर्म कपड़े मौजूद हैं और घर वालों को उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने अपने वालिदैन और बहनों का हाल भी पूछा। ये उसके खानदान तक पहुँचने वाले आखिरी खतों में से एक साबित हुआ। 25 जनवरी को टीम विजय पहुंची, जो इस रास्ते की आखिरी बड़ी आबादी थी। उन्होंने रात वही गुजारी। शाम को गांव के क्लब में एक फिल्म देखी। ल्युदमिला ने अपनी डायरी में लिखा कि फिल्म देखने के बाद सबका मूड बहुत खुशगवार था, यहाँ तक कि आइगर द्यतलोव भी गुनगुनाने लगे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये तहजीब के साथ उनकी आखिरी पुरसुकून रात थी। अगली सुबह वे एक ट्रक के जरिए 41 सेंट सेटलमेंट की तरफ रवाना हुए। इस जगह के बाद न कोई शहर था, न कोई आबादी, सिर्फ बर्फ, जंगल और खामोश पहाड़। कई मील सफर करने के बाद टीम के एक रुकन यूरी युदीन की पुरानी बीमारी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई। टांग और कमर के शदीद दर्द की वजह से उसके लिए आगे का सफर जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। कुछ देर मशवरे के बाद उसने वापस लौटने का फैसला किया। जिनेदा ने अपनी डायरी में लिखा, आज यूरा हमें छोड़कर वापस जा रहा है। ये वाकई अफसोस की बात है। हमने उसका सामान आपस में तकसीम कर लिया है। यूरी ने एक एक साथी से अलविदा कहा और वापस रवाना हो गया। उस वक्त किसी ने इस फैसले को गैर मामूली नहीं समझा, लेकिन बाद में यही फैसला उसकी जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। अब टीम में सिर्फ 9 अफराद बाकी रह गए थे। उन्होंने अपना सफर दोबारा शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यूराल के उन पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे, जहां कुछ दिनों बाद तारीख का एक ऐसा राज जन्म लेने वाला था जिसका जवाब आज कई दशक गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सका। यूरी युदीन के वापस लौटने के बाद बाकी 9 हाइकर्स ने अपना सफर जारी रखा। 31 जनवरी 1959 को वे ऑस्पिया रिवर की वादी से निकलकर पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। यहाँ उन्होंने अपनी कुछ इजाफी खुराक और सामान बर्फ में महफूज कर दिया ताकि माउंट ऑटोटन से वापसी पर उसे दोबारा इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह यानी 1 फरवरी 1959 को टीम ने अपनी आखिरी चढ़ाई शुरू की, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। तेज बर्फीली हवा चलने लगी, बर्फ गिरने लगी और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई।
खराब मौसम की वजह से टीम अपने तयशुदा रास्ते से भटक गई और खोलत स्याखल की ढलान पर पहुंच गई। यहाँ उनके पास दो रास्ते थे, या तो वे नीचे जंगल की तरफ लौट जाते जहाँ दरख्त उन्हें तेज हवा से कुछ हिफाजत दे सकते थे, या फिर उसी ढलान पर रात गुजार कर अगली सुबह दोबारा सफर शुरू करते। उन्होंने दूसरा फैसला किया। बाद में मिलने वाले सबूतों से मालूम हुआ कि उन्होंने बर्फ काटकर एक हमवार जगह बनाई और वही अपना टेंट लगाया। उनके कैमरा से मिलने वाली आखिरी तस्वीरों में वे एक दूसरे की मदद से टेंट लगाते हुए नजर आते हैं। ये उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें थी। टेंट लगाने के बाद उन्होंने अपना सामान अंदर रखा और रात गुजारने की तैयारी शुरू कर दी। हर चीज बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी रात किसी वक्त ऐसा कुछ हुआ जिसने सिर्फ चंद लम्हों में सब कुछ बदल दिया। उस रात के बाद उन 9 नौजवानों में से कोई भी कभी अपने घर वापस नहीं लौटा और कई दिनों तक आइगर द्यतलोव ने रवाना होने से पहले वादा किया था कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वो तकरीबन 12 फरवरी तक वापस आकर एक टेलीग्राम भेजेंगे। लेकिन 12 फरवरी गुजर गई, फिर कई और दिन भी गुजर गए, मगर टीम की तरफ से कोई खबर नहीं आई। शुरुआत में सबने यही समझा कि शायद खराब मौसम की वजह से ताखीर हो गई हो, लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो गया तो अहले खाना ने यूनिवर्सिटी से राब्ता किया और 20 फरवरी को एक सर्च टीम रवाना की गई। कई दिनों की तलाश के बाद 26 फरवरी को सर्च टीम को बर्फ में दबा हुआ उनका टेंट मिला। टेंट के अंदर पूरा सामान, जूते, गर्म कपड़े, कैमरास, नक्शे और खाना मौजूद था। लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि टेंट अंदर से काटा गया था। टेंट से बाहर बर्फ पर फुटप्रिंट्स मिले जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ लोगों ने सिर्फ मोजे पहन रखे थे, कुछ एक ही जूते में थे और कुछ नंगे पांव बर्फ पर दौड़े थे। फिर जंगल के करीब एक बड़े दरख्त के नीचे पहली 2 लाशें मिली। उसके बाद 3 और लाशें टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश करते हुए बरामद हुई। बाकी 4 अफराद तकरीबन 3 महीने बाद बर्फ पिघलने पर एक गहरी खाई से मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने इस केस को और भी ज्यादा पुरस्कार बना दिया। कुछ अफराद की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन कुछ के जिस्मों पर बेहद शदीद इंटरनल इंजरीज मौजूद थी। किसी की पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी में खतरनाक फ्रैक्चर था और ल्यूदमिला दुबिनिना की जुबान गायब थी। बाद में कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के आसार भी मिले। वक्त गुजरने के साथ इस वाकये पर दर्जनों थ्योरीज सामने आई। किसी ने एवलांच को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग को और किसी ने आसमान में दिखाई देने वाले पुरस्कार फायरबॉल्स का जिक्र किया। 2021 में रूसी हुक्काम ने अपनी नई तहकीकात के बाद नतीजा दिया कि इस वाकये की सबसे मुमकिन वजह एवलांच थी। लेकिन आज भी बहुत से मुहक्किकीन और मुतासिर खानदान इस नतीजे से मुतमिन नहीं है। इसीलिए द्यतलोव पास इंसिडेंट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शुमार किया जाता है। शायद उस बर्फीली रात असल में क्या हुआ था, उसका जवाब हमेशा उन्हीं पहाड़ों की बर्फ में दफन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही हकीकी, पुरस्कार और दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे राज के साथ जिसने दुनिया को आज तक हैरत में डाल रखा है।